please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, पहला कदम सीजन 3 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। फाइनेंशियल लिटरेसी की हमारी इस मुहिम का ये चरण करीब करीब खत्म होने के मुकाम पर है। पिछले कुछ एपिसोड से हम बात कर रहे हैं इक्विटी में सीधे निवेश की, और इस दौरान हमारे एक्सपर्ट्स ने सीधी सरल तरीके से शेयर बाजार की बारीकियां आपको समझाने की कोशिश की है। आज भी हम इक्विटी में सीधे निवेश पर ही बात करेंगे और हमारी चर्चा का फोकस है बैलेंस शीट और उसकी एनालिसिस पर। इस एपिसोड में बतौर एक्सपर्ट्स हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ अरुण ठुकराल जुड़े हैं, और साथ ही सीएनबीसी आवाज में हमारे सहयोगी प्रदीप पंड्या भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। लेकिन आपको बता दें कि इस सीजन में हमने एक कॉन्टेस्ट भी रखा है। पहला कदम सीजन 3 की वेबसाइट या फेसबुक पेज पर जाकर आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। महीने भर में जो प्रतियोगी वेबसाइट पर पूछे गए तमाम सवालों के सबसे ज्यादा बार सही जवाब देगा उसे गुरु ऑफ द मंथ के अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की, और हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट की एनालिसिस पर ही, और इसके आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं अरुण जी। और अब बारी आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की, जो मेरे ख्याल से जब कंपनी में जो भी कामकाज होता है उसे पैसे कहां से मिलते हैं, इसको लेकर काफी अहम चीज होती है। बिल्कुल सही कविता, बिकॉज सबसे एंड में जो सबसे हमको चाहिए वो कैश है। वो बोलते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और जब हम कैश फ्लो की बात करते हैं तो पहला कदम के दर्शकों को ये बता दें कि कैश का मतलब एक्चुअल करेंसी नहीं, एक्चुअल कैश नहीं, बेसिकली जो आप जनरेट कर रहे हैं इनकम कैश के रूप में या जो बैंक में रखता है उसको हम बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई बार ऐसे होता है कि बिजनेस बहुत साउंड है, बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन कैश फ्लो अच्छा नहीं है, कि आपने सब पैसा इन्वेस्ट कर दिया है या एसेट्स में लगा दिया है। तो अगर अच्छा कैश जनरेट नहीं हो रहा है तो आप आगे का बिजनेस कैसे करेंगे। तो कैश फ्लो की इंपॉर्टेंस इसीलिए भी बहुत ज़्यादा है, और हमको ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कहाँ से कैश इनफ्लो हो रहा है और कहाँ कैश आउटफ्लो हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसके बहुत सारी वजहें हो सकती हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। बट राइट नाउ इतना समझना जरूरी है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको डे टू डे कंपनी में काम कैसे चलेगा और कंपनी की हेल्थ कैसी है, ये जानने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्रदीप, यहाँ पर हम उस कैश की बात नहीं कर रहे हैं जो निवेश हो रखा है, हम बात कर रहे हैं उस कैश की जो कि कंपनी जनरेट करती है। बिल्कुल, जो कैश बिजनेस से जनरेट किया जा रहा है वो कैश फ्लो दरअसल कंपनी का अपना कैश फ्लो होता है। शुरुआत में निवेशकों ने, इक्विटी इन्वेस्टर ने या बैंक ने जो पैसे लगाए और वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ गए, उससे किसी कंपनी की माली हालत का पता नहीं चलता है। जो कैश जनरेट होता है, जो कि हम कहते हैं कैश इज़ द किंग, इसकी वजह यह है कि अगर कंपनी की कैश फ्लो की पोजीशन स्ट्रांग है तभी आप कह सकते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है। इसको एनालिस्ट कैसे देखते हैं, बैंकर्स कैसे देखते हैं, इस पर हम धीरे धीरे विस्तार से बारीकी से बात करेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी जो बात है इक्विटी इन्वेस्टर के लिए कैश फ्लो पर फोकस रखना क्यों ज़रूरी है। देखिए, हमारे बाप दादा सिखा गए हैं, दरअसल पिछली पीढ़ी के जो इन्वेस्टर थे, मेरे चाचा फूफा वगैरह, ये लोग डिविडेंड पे बड़ा जोर देते थे। मैं बोलता था ये क्यों डिविडेंड पे इतना जोर देते हैं, लेकिन उन लोगों का ये मानना था कि कंपनी फाइनेंशियल्स में क्या दिखा रही है ये बड़ी बात नहीं है। कंपनी हर साल डिविडेंड देती है और बढ़ा के डिविडेंड देती है, तो इसका मतलब है कि कैश फ्लो है। जो फाइनेंशियल्स में दिख रहा है वो पैसा दरअसल कंपनी में आ रहा है और इसलिए हमारी जेब में आ रहा है। तो ऐसी कंपनी जो डिविडेंड नहीं देती, उसको देखते ही तुरंत सबसे पहले एक सवालिया निशान खड़ा होना चाहिए कि भाई प्रॉफिटेबल है, सब कुछ चल रहा है, तो क्यों नहीं देते। अब हो सकता है कि वो बड़े ग्रोथ फेज में हो और लगातार बड़ा एसेट क्रिएट कर रही हो, उस समय तो आप इसको माफ कर सकते हैं कि बड़े एसेट क्रिएट हो रहे हैं लगातार, एक के बाद दूसरा होटल लिया जा रहा है, एक के बाद दूसरी यूनिट खोली जा रही है, प्लांट का एक्सपेंशन हो रहा है, उस कंपनी को आप एक बार की माफ कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे रही, आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आ रहा है और कंपनी बता रही है कि हमारा मुनाफा साल दर साल 20% 25% बढ़ता जा रहा है, तो सबसे पहला ये सवाल उठना चाहिए कि भाई इसके बिजनेस मॉडल में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये एक सिग्नल आपको दिखाई देता है कि अब इसको प्रोब करने की जरूरत है। तो जो आम दर्शक जो कि समझ रहे हैं बैलेंस शीट को, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को जब देखें तो समझे कैसे। तो इसमें सबसे पहले एक तो ये चीज़ देखना है कि एक तो कैश है और एक कैश इक्विवेलेंट हम बोलते हैं। कि जो भी एसेट को आप इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका करंट अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, जो डिमांड डिपॉजिट है, अगर आप बैंक के पास जाएंगे तो आप अपने पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम लिक्विड म्यूचुअल फंड में जो पैसा डाला है,
वो भी इमीडिएटली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो 2 रूल ये हैं, पहला ये है कि ये इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट किया जा सके, उसको बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। दूसरी कंडीशन ये है कि उसको एक सिग्निफिकेंट रिस्क ना हो कैश में कन्वर्ट करने के बाद। तो मतलब अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाला है या डेट में डाला है या किसी एफडी में डाला है, आपको प्री मैच्योर पेनल्टी लग जाएगी, वो सब यहाँ पे नहीं आएंगे कैश इक्विवेलेंट में, वो इन्वेस्टमेंट में चले जाएंगे। तो ये जो बात आप कह रहे हैं वो एनालिस्ट आमतौर पे क्वार्टरली नंबर्स के साथ में देखते हैं। हालांकि कंपनीज क्वार्टरली बैलेंस शीट अपनी नहीं देती, वो आपको साल में एक ही बार मिलती है। तो जब फाइनली बैलेंस शीट आती है उस समय एनालिस्ट के पास काफ़ी सारे ज़्यादा आंकड़े आते हैं। पिछली बार भी जब हम बैलेंस शीट की बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स में बहुत कुछ छिपाया जा सकता है। बैलेंस शीट जैसे ही सामने आ जाती है तब एनालिस्ट उस कंपनी का पूरा पोस्टमार्टम कर सकते हैं। उस कंपनी के ब्रांड वैल्यू से लेकर के मैनेजमेंट क्वालिटी से लेकर के मार्केट पोजीशन से लेकर के सब कुछ बैलेंस शीट पे छिपा होता है। तो ये जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात ठुकराल साहब कह रहे हैं, कई बार ऐसा केस बनता है कि कंपनी ग्रोथ तो दिखा रही है लेकिन कैश फ्लो नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, जो हमने पहले भी बात की थी कि डेटर्स और रिसीवेबल्स और पेएबल्स, इन पे आपको ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। यानी ये हो सकता है कि कंपनी ने सेल्स तो दिखाई है लेकिन वो सेल्स दिखाने के लिए, चूंकि क्वार्टरली परफॉर्मेंस का बड़ा प्रेशर होता है, तो कंपनी ने शॉर्ट टर्म में क्रेडिट बढ़ा दिया, 60 दिन का क्रेडिट दे दिया, तो सेल्स तो हो गई लेकिन ये शायद एक रीस्टॉकिंग हुई है स्टॉकिस्ट के लेवल पर, एक्चुअल सेल्स नहीं हुई है। तो इस तरीके से एक हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेट किए जाते हैं नंबर्स, क्योंकि शेयर बाजार खास तौर पे बहुत ज़्यादा एक तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स को देखता है। प्रॉफिट में ज़रा सा उछाल आया तो मार्केट एक्साइटेड हो जाता है, 10-20% की मूवमेंट स्टॉक पे तुरंत आ जाती है, और थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ तो पिटाई भी हो जाती है। इसलिए कंपनीज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और वो इस तरह की कोशिश करती है कि किसी तरह से मोमेंटम बना के रखें। कभी जब बुरा वक्त आ गया, और देखिए बिजनेस में साइकिल होता है, ज़रूरी नहीं कि कंपनी बुरी हो, कंपनी अच्छी भी है, लेकिन एक लीन पीरियड में आ गए, ग्लोबली प्रोडक्ट के प्राइसेस गिर गए या किसी एक कस्टमर को कोई दिक्कत हो गई, उस वक्त अपना ये क्वार्टरली बैलेंस बनाए रखने के लिए, मोमेंटम बनाए रखने के लिए कंपनीज को कभी इस तरह की कोशिश करनी पड़ सकती है। तो कितना जेन्युइन है मुनाफा, ये जानने के लिए ज़रूरी है कि जो कैश फ्लो आ रहा है उसको आप असेस करें। और जब आप कैश फ्लो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पैसा आया है, केवल माल गया नहीं है। अगर पैसा आया है तो वो रिसीवेबल्स बड़े नहीं होंगे और उस केस में आपका कैश फ्लो मेंटेन होगा। तो ठुकराल साहब आगे बताएंगे कि कैसे कैलकुलेशन होता है। उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझनी है, कैश इक्विवेलेंट आपने कहा, उसके हेड्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या निवेश को हम समझ सकते हैं? एक्चुअल बैंक में है, जो एक तो जो नॉर्मल करंट अकाउंट में होता है, जो इमीडिएटली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा एसेट जिसकी वैल्यू कम नहीं होगी जैसे ही आपने उसको कैश में कन्वर्ट किया, वो सारी चीज़ें जो हैं, कोई जीसेक में आपका पैसा पड़ा है, आपने टेम्परेरी पार्क कर दिया था, या कोई कमर्शियल पेपर जिसकी मैच्योरिटी 2 दिन के बाद है, आपको पता है कि एग्जैक्टली आपको 1 हफ्ते के अंदर ये पैसा मिलने ही वाला है, बिकॉज ऑलरेडी एक प्री डिटरमिन्ड जो फेस वैल्यू है वो आपको मिलने वाली है। तो जो भी ऐसी एसेट जिसमें आपको लगता है कि सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है और अगले कुछ दिनों में वो पैसा आप इमीडिएटली ला सकते हैं, उसको वो कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। कैश तो कम से कम होना चाहिए, या ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए, अब आपका बड़ा नेटवर्क है, कंपनी है, तो आपको हर रोज़ खर्चे कुछ आते होंगे जिसके लिए आप थोड़ा कैश अकाउंट में रखते हैं, पेमेंट करने के लिए रखते हैं, या चेक आपने इशू की है या करने वाले हैं उसके लिए रखते हैं। उसके अलावा बाकी पैसा निवेश किया जाता है। तो वहाँ पे जो ठुकराल साहब ने बताया कि जो 2 कंडीशंस हैं उनको ध्यान में रखना, कि एक तो इमीडिएटली वो पैसा रिसीव हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जब आप पैसा लेने के लिए जाएं, उस एसेट को बेचने के लिए जाए तो तुरंत लिक्विडेट ना हो। और दूसरी बात कि उसकी वैल्यू पे असर ना पड़े, रिस्क ना हो। तो ये आपने केवल कैश डिप्लॉय कर रखा है ताकि आपको उस पर रिटर्न आता रहे। तो मोस्टली आपको बैलेंस शीट में कैश इक्विवेलेंट के तौर पे, इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही मिलेगा। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल रिस्की नहीं होना चाहिए। जो रिस्की एसेट्स हैं फिर वो कंपनी के इन्वेस्टमेंट के तहत आएंगे, उसको आप अलग से एनालाइज करेंगे, लेकिन वो फिर कैश फ्लो के तहत देखे नहीं जाएंगे। लेकिन जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम कैश फ्लो जॉइन करते हैं वो अलग है इनसे, इस सेंस में कि आप बैलेंस शीट में जो पैसा पड़ा हुआ है उसको एक नज़रिए से आप देख लें कि ये पैसा है और ये कहाँ कहाँ डिप्लॉयड है, किस तरह से डिप्लॉयड है। और जब आप पीएनएल का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं पीएनएल अकाउंट को, उस वक्त आप ये देखते हैं कि इस साल की टोटल एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट हुआ। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम पीएनएल से निकालते हैं हर साल के लिए, वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि वैल्यूएशन मॉडल में
एनालिस्ट अक्सर कैश फ्लो का इस्तेमाल करते हैं बजाय नेट प्रॉफिट के, क्योंकि वो आपको ज़्यादा सटीक पिक्चर देता है कि फ्री कैश फ्लो कितना जनरेट हो रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कंपनी के वैल्यूएशन पे इमीडिएटली रिफ्लेक्ट होता है। आपके पास एसेट्स हैं लेकिन कैश जनरेशन नहीं है या कैश जनरेशन भविष्य में होने वाला है, तो आपने दिखाया है कि हमारे पास इतने एसेट्स हैं और आगे हम बहुत सारा कमाने वाले हैं, आज नहीं कमा रहे, तो उस कंपनी का वैल्यूएशन अपने आप कम हो जाता है। जो कैश रिच कंपनी है उतने ही बड़े एसेट बेस पे, उतने ही नेट प्रॉफिट पे उसको हायर पीई मिलता है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स कैश को पसंद करते हैं और कैश को प्रीमियम देते हैं। बिल्कुल। जो दर्शक हमें आज उन्होंने हमें जोड़ा है, पीएनएल का हमने इतना जिक्र किया है, एक जल्दी से रिकैप आप दे दीजिए कि ये होता क्या है। तो कैश फ्लो का जो बात कर रहे हैं कि कैश फ्लो से आपको हेल्थ पता लगता है, जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि अगर कंपनी के पास ज़्यादा कैश है हमेशा, तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जो कंपनी यूज़ कर सकती है। कोई अच्छा एक्विजिशन आ जाता है तो जिसके पास कैश है वो कर देगा, और जिसके पास नहीं है वो हमेशा, तो जैसे हम अगर हमारा दर्शक अपने घर की हालत को देखें कि जिस तरह से हम हर महीने किसी एक इंसान ने बहुत सारे लोन ले रखे हैं, उसका सारा पैसा तो ईएमआई में निकल रहा है, तो जब फाइनली जब घर का खर्चा चलाने के लिए है तो वो क्या करता है, वो या तो किसी अपने दोस्त से मांगता है या किसी घर की चीज़ों को, छोटा मोटा पुरानी चीज़ों को निकालता है। तो आई थिंक ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है कैश फ्लो को समझना। डायरेक्ट मेथड प्रदीप और इनडायरेक्ट मेथड हमने अक्सर इसका इस्तेमाल होते हुए सुना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो इसमें किस तरह से इसको इम्बाइब किया जाता है? मैंने फाइनेंस पे एमबीए किया था 98 और 2000 के बीच में ठुकराल साहब, तब तो इनडायरेक्ट मेथड ही चलता था। तो मेरे ख्याल से वही ज़्यादातर 2000 के बाद सेबी ने मैंडेटेड कर दिया कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं वो जो है वो इनडायरेक्ट मेथड करेंगी। लेकिन ये होता क्या है? तो डायरेक्ट मेथड तो बहुत आसान है, जैसे कि आपने ग्रॉस जो भी आपका पैसा आ रहा है आप एक जगह उसको लिखते जाएंगे कि ये पैसा यहाँ से ग्रॉस रिसीट्स, घर में हिसाब लिखते ना, हाँ एंट्री के तौर पे। हाँ, तो जैसा प्रदीप ने बताया कि ये जो चीज़ है ये समझाना बहुत आसान है अगर हम अपने खुद का घर का बजट के बारे में साथ साथ बात करते रहें कि आपका जो भी रिसीट है वो आप ग्रॉस रिसीट है कि यहाँ से इतना पैसा आया, यहाँ से इतना पैसा आया, और दूसरी तरफ जो भी आपने पेमेंट किया, तो ये ग्रॉस और नेट बिल्कुल इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ग्रॉस को उसी तरह से सोचना है कि ये ग्रॉस में कुछ एडजस्टमेंट नहीं करनी है, और नेट में जो है वो सिमिलर टाइप आइटम जो है वो उसको सब्सट्रैक्ट या ऐड करके जो नेट फिगर है वो निकाल देना है। मतलब ये कैश फ्लो की एंट्री मैं समझूं प्रदीप वो होती है? ये नहीं, तो ये पुराना मेथड जैसे कि आप कह रहे हैं डायरेक्ट मेथड कंपनीज मेंटेन करती थी, अब तो करते नहीं है। वो कैश फ्लो रजिस्टर का आपको मतलब नहीं होता है, अभी इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट मेथड ही केवल चलता है। तो वो उल्टा किया जाता है कि आप नेट प्रॉफिट से शुरू करते हैं। नेट प्रॉफिट के अंदर आप वो सारी चीज़ें जोड़ते हैं जो कि आपको लगता है कि ये एंट्री है पर कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ है, तो वो सारा दरअसल कैश पड़ा हुआ है कंपनी के पास। तो इस साल कंपनी ने मुनाफा किया मान लीजिए 1000 करोड़ का, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कुछ अप्रोप्रिएशंस किए हैं, कुछ प्रोविजंस किए हैं जो कि पैसे किसी को दिए नहीं गए, वो तो वहीं पड़े हैं, तो वो कैश फ्लो में ऐड हो जाएंगे। आपने प्रोविजन किया है कि आगे आपको कोई पेमेंट करना है या एक फंड आपको कलेक्ट करना है, उसके लिए आपने प्रोविजनिंग की है कि आप हर साल 100 करोड़ वहाँ पे डालते जा रहे हैं, लेकिन ये कैश आपके पास पड़ा है तो वो प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करते हैं, तो वो आप ऐड करते हो क्योंकि उसमें कैश फ्लो तो कुछ कैश आउटफ्लो तो है ही नहीं, आपने तो बुक एंट्री किया है, एमोर्टाइजेशन, अच्छा, प्रोविजन, ये सारी चीजें जो जिसमें भी कैश एक्चुअल नहीं जा रहा है वो आपको वापस ऐड बैक करना है ना उसमें। तो वो फिर इनडायरेक्ट मेथड है और वही आजकल चलता है। तो एक आम दर्शक जो ये शो देख रहा है, अगर वो बैलेंस शीट में इस एंट्री को देखे तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो पाएगा? नहीं, देखिए, एक तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको अलग से बताया जाता है अगर आप कैश फ्लो देखना चाहते हैं तो, और अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो आप यही पाएंगे कि ये सारे जो पेमेंट्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, जो बुक एंट्रीज हैं, लेकिन रियल कैश आउटफ्लो जहाँ पे नहीं है वो सब कुछ उसमें ऐड हो जाता है। उसके अलावा कैश इनफ्लो भी जो इस पीरियड के दौरान हुआ हो वो भी आप बैलेंस शीट में से देख करके ऐड करते हैं, क्योंकि जब आप कैश की बात कर रहे हैं तो अगर आपने बोरोइंग भी की है तो वो भी कैश इनफ्लो ही है, वो कैश तो आया है, अगर बैंक ने आपको दिया है तो वो कैश तो आया ही है, और साल के आखिर में आपका दोनों तरफ जो इनफ्लो और आउटफ्लो है वो तो बैलेंस होना ही चाहिए, वो तो मैच होना ही है। लेकिन ये कैलकुलेशन हम जब बैलेंस शीट के साथ या पीएनएल के साथ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ करते हैं, तो उसके पीछे मकसद ये होता है ये जानना कि ये कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आ रहा है, बिजनेस से आ रहा है, या ये कैश फ्लो किसी और तरीके से आ रहा है। अगर कंपनी के पास कैश है और कैश फ्लो है लेकिन वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं है तो
तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है और फिर वो दिक्कत की बात है। तो P&L अकाउंट में ये जो इनडायरेक्ट मेथड टुकराल साहब बता रहे हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, वो ये जानने के लिए करते हैं कि कैश फ्लो का कितना बड़ा हिस्सा कंपनी के ऑपरेशन से जनरेट हुआ है। ये तो बात हुई है कैश फ्लो की। अब कंपनी जहाँ निवेश करती है, क्या उसकी भी कोई एंट्री होती होगी बैलेंस शीट में? तो जो कंपनी निवेश करती है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका कैश आउटफ्लो होगा। और अगर कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया था और उसका वापस आपने मैच्योरिटी प्रोसीड ले लिया है तो आपका वो इनफ्लो होगा। तो आपको मोटा मोटा हर जगह पे ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ जो है वो कैश से कैसे रिलेटेड है। अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हैं, अगर आप कंपनी अपना डिविडेंड पे कर रही हैं तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बिकॉज वो ऑपरेशन से उन्होंने दिया। और अगर आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो वो आपका इन्वेस्टिंग इनकम हो गया। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। अब अगर मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की ही बात करूं तो ऐसे में कितना निवेश कंपनी के लिए सही होता है और कितना सही नहीं होता है, ये हम कैसे पता लगाएं? देखिए, इसमें फाइनली यही देखना है कि आप इतना ज़्यादा अगर निवेश कर देंगे कि आपका कैश फ्लो नेगेटिव हो जाए तो वो भी अच्छा नहीं है। कि आपने एसेट्स तो बहुत क्रिएट कर लिए, आपने हर जगह आपने फिजिकल एसेट्स भी ले लिए, इधर भी डाल दिया, लेकिन आपके पास कैश नहीं है, तो वो बोलते हैं ना एसेट रिच इनकम पुअर, मतलब आपने सारा पैसा एसेट्स में डाल दिया है। तो एक ऑप्टिमम लेवल होता है कि आपको यहाँ तक इन्वेस्टमेंट करना है और उसी तरह से रेगुलरली उसका जो ड्यूरेशन है वो भी देखना है कि वो आपको इस तरह से प्लान करें कि कुछ 1 साल का है, कुछ 2 साल का है, तो आपको रेगुलरली पता है कि आपका जब एक स्टेटमेंट बनाएंगे कि आपके कैश इनफ्लोज अगले कुछ दिनों में कैसे हैं, तो वो आपको देखना है। सिमिलरली कैश आउटफ्लो कैसे हैं, अगर आपने फाइनेंसिंग अगर आपने इक्विटी शेयर इशू किए हैं तो ऑब्वियसली आपको डिविडेंड है, या आपने अगर डिबेंचर कंपनी ने इशू किया है तो आपने उसको इंटरेस्ट देना है। तो आपको कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो दोनों प्लान करके चलने पड़ते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहीं पे जो कंपनीज कई मार खाती हैं कि वो ओवर इन्वेस्ट कर देती हैं, तब उनके पास जब सडनली ज़रूरत होती है तो वो उसको डिसइन्वेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि कोई अगर आपने फिजिकल एसेट को आप डिसइन्वेस्ट करने गए और आपको सही टाइम पे उसका बायर नहीं मिलेगा, तब आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एक बिजनेस कॉल है और एक ये बहुत प्रूडेंट मैनेजमेंट करना पड़ता है इन चीज़ों ये आपको कई लेवल पे इसका असर आता है। देखिए, आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है बड़े प्रोजेक्ट में, उसमें वक्त तो लगता ही है कैश फ्लो में, लेकिन अगर कैश फ्लो अपफ्रंट ज़्यादा आए और कैश फ्लो बाद में ज़्यादा आपको मिले, 10 साल के प्रोजेक्ट में पहले 5 साल का कैश फ्लो वीक हो और अगले 5 साल का कैश फ्लो स्ट्रांग है, या पहले 5 साल से ही कैश फ्लो स्ट्रांग हो जाता है, जितनी जल्दी हो जाता है उससे क्या इम्पैक्ट होते हैं, आपका पे बैक पीरियड बढ़ जाता है। उसके बाद अगर आप उसमें ये देखें कि किसी भी कंपनी में जहाँ पर कैश फ्लो थोड़ा सा बैक एंडेड होता है, वहाँ पर ग्रेजुअली लेवरेज बढ़ता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट या ऐसे सेक्टर के अंदर जो कंपनीज होती हैं जिनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट में कैश फ्लोज बैक एंडेड होते हैं, उनको आमतौर पे वैल्यूएशन कम मिलता है, क्योंकि एनालिस्ट ये अंदाज़ा लगा के चलते हैं कि इनकी फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती रहेंगी। तीसरी बात, आपके शुरुआती सालों के दौरान चूँकि आपके नेट प्रॉफिट पे भी उसका इम्पैक्ट होता है, तो आपका ROE कम होता है और ROE कम होने की वजह से भी आपको वैल्यूएशन कम मिलते हैं। तो सिमिलर साइज़ के प्रोजेक्ट, सिमिलर इन्वेस्टमेंट, सिमिलर कैपिटल फाइनेंसिंग होते हुए भी कैश फ्लो फ्रंट एंडेड है या बैक एंडेड है, ये काफ़ी ज़्यादा कंपनी के वैल्यूएशन पे रिफ्लेक्ट होते हैं अलग अलग रेशियोज के जरिए। आगे बढ़ते हैं और अब सवाल, हम क्योंकि कैश फ्लो की ही बात कर रहे हैं तो कई बार हमने देखा है कि मार्केट्स को कैश फ्लो होना भी पसंद नहीं आया। अगर हम कुछ कंपनियों का उदाहरण दें, जैसे कि रिलायंस की बात करें, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो बहुत आया, लेकिन कहीं ना कहीं बाजार ने इसको नकार दिया। अगर इन्फोसिस की बात करें, अच्छा खासा कैश फ्लो रहा है, लेकिन बाजार ने उसको भी जो है ज़्यादा तरजीह नहीं दी। अब इसको हम कैसे पढ़ें? क्या बहुत कैश फ्लो होना भी दिक्कत की बात है? बहुत अच्छा सवाल पूछा, और आपने जो 2 कंपनियों के नाम लिए मैं उनके बारे में ही बताता हूँ। रिलायंस जो बहुत सारा कैश था, ये हम सबको पता था कि रिलायंस वाज इन्वेस्टिंग इन जियो, बट लोगों को शायद ये लग रहा था कि काफ़ी टाइम ले रहा है। बट जैसा कि प्रदीप जी ने पहले बोला कि अगर किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कैश रखा जा रहा है और वो बाद में यूज़ होता है, तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड मिलता है। जो रिलायंस के केस में हमने देखा कि काफ़ी साल तक बोलते रहे कि इतने बिलियन डॉलर रखे हैं, बट फाइनली जब साइकिल टर्न हुआ, जब जियो प्रॉफिटेबल हुआ और अब वो प्राइस जो है 1 साल में हमने देखा वो डबल से भी ज़्यादा हो गया। ये तो रहा रिलायंस के बारे में। बट नॉर्मली सॉफ्टवेयर कंपनीज के पास बहुत सारा कैश जनरेट होता है, बिकॉज उनके कुछ फिजिकल प्लांट और ये सब एसेट, उनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सब नहीं होता है।
तो उनको जो कैश चाहिए होता है वो मोस्टली यूज करते हैं कुछ एक्विजिशन करने में। तो जितनी भी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो छोटी 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 मिड साइज कंपनी या स्मॉल साइज कंपनी खरीदते रहते हैं और वो लोगों को डिविडेंड भी देते रहते हैं। बल्कि कुछ इन्वेस्टर तो ऐसी कंपनीज को पसंद भी करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हर साल एक अच्छा डिविडेंड आएगा। और आजकल जो ये कंपनीज और एक चीज अच्छा कर रही हैं, ये सॉफ्टवेयर कंपनीज जो कैश हैं ये बायबैक कर रही हैं, तो वो कैश का यूज हो रहा है। बट जो आपने प्राइमरीली बात की कि अगर ये विजिबिलिटी नहीं है शेयर होल्डर को या इन्वेस्टर को, तो डेफिनेटली वो कंपनीज को नापसंद किया जाता है और उसका वैल्यूएशन थोड़ा कम होता है। बिकॉज वो सवाल पूछा जाता है कि आपके पास इतना कैश है, आप क्यों नहीं इसका यूज कर रहे। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस कंपनी के ऊपर। तो देखिए अभी वॉरेन बफेट साहब ने इस साल अपनी लेटर में लिखा भी है कि उनके पास कुछ 116 बिलियन डॉलर का कैश पड़ा है और वो उससे बहुत दुखी है। तो कह रहे मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरे पास इतना सारा कैश पड़ा है, क्योंकि उस पर उनको रिटर्न क्या आ रहा है, 2-3% शायद आता होगा, उससे ज़्यादा तो आता नहीं। डेट में आपने डाल रखा है वो कैश। इक्विटी में जैसे ही आप लगाते हैं तो इक्विटी के रिटर्न कैसे होते हैं। अब देखिए साल दर साल हमारे बाजार में, भारतीय बाजारों में जितनी भी उतार चढ़ाव वो सब कुछ आते हैं वो ठीक है, लेकिन ऑन एन एवरेज लंबी अवधि में 15% या उससे ऊपर के रिटर्न बाजार देता है आपको। अगर आप 10 साल के लिए बने रहेंगे तो साइकिल को प्ले करने के बाद भी इवेंचुअली आपको 15% तक के रिटर्न मिल जाएंगे। अगर आप ये देखिए कि वही जो कंपनी के बैलेंस शीट में जब पैसे पड़े हुए हैं, जब कंपनी उसको डिप्लॉय करती है, जैसे रिलायंस की हम बात कर रहे थे, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की ROE क्या है, दूसरे किसी भी कंपनी की ROE क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी, जब वो पैसे डिप्लॉय कर दिए जाते हैं तो कोई भी अच्छी कंपनी अमूमन 15-20-25% का ROE देती है, यानी उस पे उसको इतना रिटर्न मिलता है। और वही कंपनी जब उस पैसे को बॉन्ड में लगाती है तो उसको 7-8% का रिटर्न मिलता है। तो निवेशक को इसलिए ये पसंद नहीं आता कि ये पैसा देखिए एक तो हमारा ही है, कंपनी के पास है, प्रॉफिट है जो हमको दिया नहीं है, कंपनी की बैलेंस शीट में पड़ा है, उसका इस्तेमाल अगर ये अपने बिजनेस में कर लें तो प्रॉफिट अच्छा आएगा, वहां पे ROE बड़ा आएगा, तो उस समय डिस्काउंटिंग कंपनी को ज्यादा बेहतर मिलने लगती है। इस वजह से, क्योंकि ये जो बुक वैल्यू का ये जो हिस्सा है ये प्रॉफिटेबली डिस्काउंटेड और ये डिप्लॉय हो गया है। और वही पैसा जब कैश में पड़ा होता है, कैश इक्विवेलेंट में पड़ा होता है, तो बाजार उसको उतनी अच्छी डिस्काउंटिंग नहीं देता क्योंकि वो 8% की यील्ड दे रहा है। तो रिलायंस के मामले में जब जियो में एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट हो गया तो बाजार ने डिस्काउंटिंग शुरू कर दी और शेयर बढ़ने लगा और काफ़ी अच्छे रिटर्न आ गए। लेकिन जिस पीरियड में ये अंदाज़ा नहीं था कि इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, कब तक हो रहा है, कब रिटर्न आएगा, कब लॉन्च होगा, उस समय इतने एसेट होते हुए भी, इतना कैश बुक में होते हुए भी, और वो ट्रेजरी इनकम के तौर पे बार बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिफ्लेक्ट भी होता था, लेकिन बाजार तब उसको डिस्काउंटिंग नहीं देता था क्योंकि वो तो 7-8% वाली इनकम आ रही है। तो वो नहीं चाहिए बाजार को। शेयर बाजार में पैसा लगाया है तो हमारे पैसे को 15-20% वाले रिटर्न में ही जाना चाहिए, वहीं पे लगा होना चाहिए, ये लोगों की मान्यता होती है। एक चीज़ और इसमें मैं बता दूं जो इम्पोर्टेंट है, वो जो दूसरी साइड से मैं बोलता हूं कि कई बार जब बियर मार्केट आती है ना, तो ये कंपनीज की बहुत डिमांड हो जाती है। क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक तो जो इन्वेस्टर है उसको पता है कि ये कंपनी डिविडेंड देगी और ये शेयर डिफेंसिव हो जाते हैं, ये शेयर कम गिरते हैं। दूसरा, जैसे अभी इन्होंने बोला अपना प्रदीप जी ने कि 116 बिलियन डॉलर पड़ा है, बट अगर 2008 जैसा कोई सिनेरियो कभी आता है तो वो शॉपिंग भी उस पैसे से बहुत अच्छी करते हैं और वो 10 सालों 15 सालों तक उसका रिटर्न आता है। तो बियर मार्केट में वो सब कंपनीज जिनके पास कैश है वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाती हैं। इवन जो फंड मैनेजर हैं जो ज़्यादा कैश रखते हैं और जब बियर मार्केट आती है तो जिसका 15-20% कैश है वो इन्वेस्ट करता है अच्छे से। तो ये सिचुएशन को भी देखना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी कंपनीज को पसंद करते हैं और कुछ लोग उसको डिफेंसिव प्ले समझते हैं, बट अल्टीमेटली जो ओवर ए लॉन्ग रन तो ग्रोथ कंपनीज ही करती हैं। जैसे कि इन्होंने बोला कि कंपनी अगर इन्वेस्ट करके और अच्छा कमा के दे सकती है तो नथिंग लाइक इट, बट यू शुड नो बोथ द साइड्स। हाँ, तो ये ऐसे आप समझिए ना कि एक तो कंपनी की मान लीजिए सीमेंट कंपनी है, उसकी फैक्ट्री है और साथ में उसके बैंक अकाउंट में पैसे भी हैं। अब बैंक अकाउंट में है या वो डीमैट अकाउंट में है, इन्वेस्ट किए हुए हैं, म्यूचुअल फंड में है, कहीं भी लगाए हुए हैं, तो इन दोनों को आप अलग अलग देखते हैं। उस केस में जबकि बाजार कमज़ोर होता है, नीचे होता है, फिर आप क्या कहते हैं, मार्केट कैप है 1000 करोड़ रुपए की इस कंपनी की और इसके पास 500 करोड़ का तो कैश पड़ा है। तो यानी उस फैक्ट्री की वैल्यू केवल 500 करोड़ है। ये 500 करोड़ का कैश तो आपके सामने ही है ना। तो फिर आप कहते हैं अच्छा 500 करोड़ में ये कंपनी मिल रही है, कैश नहीं, उसको निकाल के देखते हैं क्योंकि जो बिजनेस है वो अलग अकेला 500 करोड़ का मिल रहा है। तो लेकिन जो कैश आप देखेंगे वो नेट कैश देखेंगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने लोन ले रखा है और वो उनके बैलेंस शीट में दिख रहा है। नेट कैश पोजीशन, कोई भी लायबिलिटी को निकालने के बाद कंपनी के ओन फंड, अपने फंड जो हैं उसको अलग निकाल करके फिर वैल्यूएशन देखते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ अब ये वैल्यू बाई हो गया।
तो उस समय उसको डिस्काउंट करने का, उसको देखने का ये तरीका बदल जाता है। और अगर एक्सट्रीम देखा जाए तो एक कंपनी जिसके पास बहुत कैश पड़ा है और एक कंपनी जो पूरा लिवरेज है, जो ग्रोथ में जा रही है, अगर चॉइस दी जाए तो कैश फ्लो जिसके पास है उसको प्रेफर करना चाहिए। दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग कैश फ्लो टुडे। कैश फ्लो इज सो इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर तकलीफ आएगी तो ये कंपनी का बहुत बुरी, जैसे काफी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ने बहुत सारा लिवरेज किया और जब साइकिल टर्न हुआ तो उनका हालत खराब हुआ। लेकिन जो अच्छी कंपनीज हैं जैसे आप TCS, इन्फोसिस कहें, कैश होने के बावजूद भी उनका एक वैल्यूएशन अभी भी है। मतलब लोग अभी भी उसकी वैल्यू करते हैं। जो 10 रुपए या 5 रुपए के काफी सारे स्टॉक हो गए वो उनकी तरह नहीं हुए। तो बिटवीन द टू द चॉइस इज वेयर द कैश फ्लो इज गुड। अगर आप पिछले मान लीजिए कि 2008 की जैसे कि भी हम बात कर रहे थे, पिछले 10-15 साल का चार्ट उठाकर देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि HUL है, ITC है या IT कंपनीज हैं जिनके कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है, उनमें उस तरह की वॉलेटिलिटी भी नहीं आती। जब बाजार खराब होता है तो लोग यूजुअली इस स्टॉक्स की तरफ जाते हैं। तो गिरावट उनमें कम आती है बाजार के मुकाबले। और वहीं जो ऐसी कंपनियां हैं जिनकी कैश फ्लो की पोजीशन टाइट है वो और ज्यादा गिरती है। तो बेयर मार्केट में इंडेक्स अगर 50% गिर गया तो ये कंपनियां 90% गिर जाती है। 100 रुपए का 10 रुपए ही बचता है आपके पास। लेकिन जो अच्छी कैश फ्लो वाली कंपनियां हैं वो शायद 30-40% ही गिरेंगी और वो रिवाइव भी जल्दी होंगी क्योंकि पहले लोग उनकी तरफ भागते हैं। तो वहां पे आपका पैसा रिलेटिवली सेफ होता है, उतार चढ़ाव आपको कम देखने को मिलता है। और अगर आप लंबे निवेश की सोच रहे हैं जहां आप ट्रेड नहीं करना चाहते, आपको बने रहना है 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए, तो बहुत ही जरूरी है कि आप केवल अच्छे कैश फ्लो वाली कंपनियों में जाएं। ट्रेडिंग के लिहाज से जब ऐसा बुरा मौका हो, मार्केट डिप्रेस हो, 90% गिरने के बाद आप लेवरेज कंपनी में ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि वहां से वो डबल ट्रिपल 4 गुना भी बहुत आसानी से हो जाएगा, जो शायद बड़ी कंपनी नहीं होगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना है इन्वेस्टर के लिए तो कैश फ्लो कंपलसरी है, नॉन निगोशिएबल। आगे बढ़ते हैं और कैश फ्लो की हमने बात की। अरुण जी, अब ये मुझे बताएं कि जो कंपनी के एसेट्स होते हैं फिजिकल और इंटेंजिबल, क्या ये इसी का हिस्सा है या ये एक अलग ही सेगमेंट होता है बैलेंस शीट में? देखिए, हम यहाँ पे अभी कैश फ्लो के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फिजिकल एसेट्स आप लेंगे या इंटेंजिबल एसेट देंगे तो आपका कैश आउटफ्लो होगा। नाउ अगर आपको उसमें भी बहुत प्रूडेंट रहना पड़ता है कि आपने फिजिकल एसेट्स या अपना प्लांट या अपना प्रोजेक्ट्स में इतना पैसा डाल दिया, ये सोच के कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर इन बिटवीन अगर उसका पे बैक आफ्टर 5 ईयर है या 10 ईयर है, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम बाहर से पैसा ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल टर्न हो जाता है, अगर वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो फिर वापस कैश फ्लो का एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखना यह है कि आपको फिजिकल एसेट में डालना है, बट कितना डालना है। और इंटेंजिबल एसेट्स में मोस्टली क्या होता है, जब आप दूसरा कोई कंपनी एक्वायर करते हैं तो आपको उसके लिए जो इंटेंजिबल, जो उसका रेपुटेशनल या गुडविल, उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है। तो आपके लिए तो वो कैश आउटफ्लो है। देखने में अगर देखा जाए तो इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का ये मतलब नहीं है कि आप उसके लिए पेमेंट नहीं करेंगे, आपको तो पेमेंट करना ही है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने टाइम के बाद उसका पे बैक है, इन बिटवीन अगर आपको जरूरत पड़ गई तो आप उसको कैसे फंडिंग करेंगे। और आप एक कॉल ले रहे हैं इंटरेस्ट रेट साइकिल पर, तो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम मत जाइए कि कहीं ऐसा ना हो कि जब आपको बीच में पैसा चाहिए हो तो आपको एक ज़्यादा रेट पे वो लेना पड़े और जो आपको प्रोजेक्ट से रिटर्न आए वो कम हो। तो ये कई बार कंपनीज जो हैं वो ओवर एम्बिशियस हो जाती हैं। वो कहते हैं कि ठीक है अभी तो पैसा यहाँ से ले आएंगे, वहाँ से ले आएंगे, बट वो साइकिल टर्न हो जाता है, फिर वापस वो कैश फ्लो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो कैश फ्लो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाउ मच मनी टू बी पार्क्ड इन फिजिकल एसेट, दैट हैज टू बी सीन, वो देखना पड़ेगा। और यहाँ पे आप अगर एक पावर कंपनी है तो पावर कंपनी का काम है ये रिस्क लेना कि आगे पावर की प्राइस क्या होगी और कोयले की कॉस्ट क्या होगी या उसके रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या होगी, वो आपका रिस्क है जो आप लेते हैं। इसके साथ में आपने इंटरेस्ट रेट का भी एडिशनल रिस्क अगर ले लिया या वहाँ पर आपने मिसकैलकुलेट किया तो दिक्कत हो जाती है। इसी तरह से जब हम फंडिंग कर रहे होते हैं उस वक्त भी आप क्या रिस्क ले रहे हैं ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई मामलों में ऐसा हमने देखा कि जब इक्विटी मार्केट गिरता है उस वक्त काफ़ी कंपनियां दिक्कत में आ जाती हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए फंडिंग की हुई होती है। कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स का अगर इस्तेमाल किया गया है फाइनेंसिंग में तो ये एडिशनल रिस्क लिया जा रहा है। वो कैश फ्लो अनप्रेडिक्टेबल है। हम कैश फ्लो की बात कर रहे हैं जहां पर आपको पता है कि 1000 करोड़ का लोन मुझे चुकाना है तो वो कंपनी हर साल उसकी प्रोविजनिंग करती जा रही है या हर साल थोड़ा थोड़ा लोन पे करती जा रही है। लेकिन साथ में दूसरी कंपनी है उसी सेक्टर में उसी तरह की कमाई करने वाली जो कि इस भरोसे पे बैठी हुई है कि ये लोन अपने आप पे हो जाएगा, उसके सामने तो मैं शेयर इशू कर दूंगा, लेकिन वो दरअसल होगा नहीं। और उस दिन जो ये लायबिलिटी आएगी, जो 1000 करोड़ का आउटफ्लो सामने खड़ा होगा,
उसको मीट करने के लिए ऑप्शंस हैं क्या कंपनी के पास, ये भी देखना ज़रूरी है। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो कोलैबोरेशंस करती हैं कंपनियां, जो जॉइंट वेंचर्स करती हैं, उसे हम कैसे देखें फिर कैश तो कंपनी को काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और काफ़ी समय ये लगता है कि ये बिजनेस सेंस है कि आप इसके साथ जॉइंट वेंचर करिए। और कभी कभी कंपनी क्या करती है, अपनी रिलेटेड कंसर्न्स को भी लोन देती है। तो वो ज़रूरी कई बार इसलिए भी हो जाता है कि जेन्युइनली अगर देखा जाए तो जैसे कंपनी का कोई सप्लायर है, जैसे मारुति एक कंपनी है, उसका कोई सप्लायर है, अब उसको पैसा चाहिए, अगर आप उसको पैसा नहीं देंगे तो वो आपको बना के कंपोनेंट नहीं दे पाएगा, तो आप उसको ले लेते हैं, लोन दे देते हैं, वो तो आपका सप्लायर हो गया। और कुछ उनकी सिस्टर कंसर्न हो सकती हैं, उनको भी दे सकते हैं। बट अगर ये बुक्स में ठीक से दिखाया जाए और उसके ऊपर अच्छे रिटर्न आए तो ठीक है। बट कई बार हमको देखने में मिलता है कि ऐसा नहीं होता है। तो एक इन्वेस्टर के लिए, एक निवेशक के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये कहाँ कहाँ पे कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर रिलेटेड पार्टी में किया है तो उसका डिस्क्लोजर है कि नहीं, अगर जेन्युइनली किया है या जेन्युइनली नहीं किया है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। तो एक जर्नलिस्ट के तौर पे ठुकराल साहब, हमारा सवाल आमतौर पे हमारे दिमाग में ये उठता है कि एक मान लीजिए हेल्थ केयर कंपनी है, कोई हॉस्पिटल चलाने वाली कंपनी है, कोई लिकर कंपनी है, उसका काम अपना बिजनेस करना है, वो किसी को आखिर लोन दे ही क्यों? तो वही है ना, फिर अगर वो जेन्युइन लोन नहीं है तो फिर उसकी पेनल्टी भरनी पड़ती है। जो आपने एग्जांपल दिया, ऐसा तो बहुत देखने में मिलता है। और कई बार ये ऐसा होता है कि ये निवेशक जो हैं वो ठीक से बैलेंस शीट नहीं देखते हैं, ठीक से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देख पाते हैं, और जब कभी कुछ प्रॉब्लम आती है तब ये कहीं पे निकल के आता है। तो इसीलिए एक और चीज़ भी है, हम बार बार यही अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का जो महत्व है ये इसीलिए भी बहुत ज़्यादा है। आपको ईच एंड एवरी नंबर, एक एक जो नोट्स टू अकाउंट्स भी होता है वो भी सब देखना है। अब अगर हम कैश फ्लो की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको इनफ्लो आएगा तो आपका कैसे करोगे, आप तो इक्विटी इशू करोगे तो आपको इनफ्लो आएगा, या आपको डिबेंचर इशू करोगे तो आपको इनफ्लो आएगा, अगर आपने बाय बैक किया है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपका पैसा आ रहा है और कहाँ पैसा जा रहा है। और लुक एट ऑल द नंबर, ऑल द स्टेटमेंट, ऑल द कंडीशन। ऑफलाइन आइटम जो बहुत सारे होते हैं, जो दर्शकों को इतना ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। ये काफ़ी सारे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, काफ़ी सारे हेजिंग के लिए किए जा सकते हैं, काफ़ी सारे स्वैप्स किए जाते हैं। तो आई थिंक वो पहला कदम की जगह हम अगर बाद में कभी समझाएं, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आगे वाले कदम में। बट ये सब बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का। जो ठुकराल साहब आपने अभी बात की थी रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन वगैरह की, उसका मतलब ये है कि जब आप कैश फ्लो एनालिसिस करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि मान लीजिए जेन्युइनली किसी ने कस्टमर को या सप्लायर को फाइनेंस किया है, तो आने वाले पीरियड्स में वो रिकवरी भी दिखाई देगी। अगर लेकिन ऐसा हो कि आपने एक तरफ तो रिलेटेड पार्टी को फाइनेंस किया और उसके बाद हमने देखा कि इसको सामने से कॉम्पेंसेट करने के लिए आप अपनी बैलेंस शीट पे लोन लेते जा रहे हैं, तो ये गलत है। बिल्कुल गलत है। और ऐसे किस्से सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं, और मार्केट उनको पनिश करती है। इसीलिए ये डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी, और इसीलिए ये प्रोग्राम जो इम्पोर्टेंट है, पहला कदम, कि दर्शक समझें कि किसी भी कंपनी में बिना देखे इन्वेस्ट नहीं कर देना है। ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने इतने सारे एपिसोड्स में बात किया, वो सब अगर एक चेकलिस्ट बना ली जाए तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आज लेकिन चूंकि हमने कैश फ्लो की बहुत तारीफ की है और ये कहा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी दर्शकों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भाई फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट ही क्यों नहीं देते, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते ही क्यों हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट सबकी अपनी जगह है, अब बैलेंस शीट का अपना जगह है, प्रॉफिट एंड लॉस की अपनी जगह है। लेकिन अगर आप ढूंढने जाएंगे तो ढूंढ सकते हैं। इट इज अवेलेबल फॉर ऑल लिस्टेड कंपनी। इट इज कंपलसरी टू प्रोवाइड दिस थिंग टू द शेयर होल्डर्स और द इन्वेस्टर्स। तो अगर वो अल्टीमेटली अगर हम एंड में बात करें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर गाड़ी चलानी है तो ईंधन चाहिए, तो कैश फ्लो उतना ही इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के। बिल्कुल। लेकिन आप देखिए, एक आखिरी बात कविता में बताना चाहूंगा कि सरकार जो अपने बजट पेश करती है वो कैश अकाउंटिंग ही होती है, वहां पे एक्रूअल अकाउंटिंग नहीं होती, जो कि कंपनीज करती हैं। और इनफैक्ट जब भी ये बात उठती है कि इंडियन रेलवेज को मिसाल के तौर पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे शिफ्ट हो जाना चाहिए या सरकार को भी शायद एक्रूअल अकाउंटिंग करनी चाहिए, तो उसका विरोध होता है। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट अपनी जगह पे जरूर है, लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपको एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तस्वीर देता है। सरकार के पास जैसे कि एक बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन होता है कि उन्होंने कुछ सब्सिडी पेमेंट इस साल में नहीं किए और वो अप्रैल में कर देते हैं, मार्च में जो करना था वो अप्रैल में कर देते हैं, डेफर कर देते हैं पेमेंट। तो उसकी वजह से उनके फिस्कल डेफिसिट वगैरह के टारगेट मीट हो जाते हैं। लेकिन वो दरअसल एक्रूड बेसिस पे अगर अकाउंटिंग करने लगे तो फिर आपको फिस्कल डेफिसिट का सही आंकड़ा
सामने आएगा, जो कि कंपनीज के मामले में ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से आता है। चलिए, तो यहाँ पे हमने तमाम महत्व आपको समझा दिए हैं ज़रूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और पहला कदम सीजन 3 के इस एपिसोड में अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते हम फिर लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और चलते चलते हम आपको बता दें कि इस सीज़न हमने आपके लिए कॉन्टेस्ट रखा है। पहला कदम सीजन 3 की वेबसाइट या फेसबुक पेज पर जाके आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। महीने भर में जो प्रतियोगी वेबसाइट पर पूछे गए सवालों के सबसे ज़्यादा बार सही जवाब देगा उसे गुरु ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाएगा। और हाँ, पहला कदम के सारे एपिसोड्स आप हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।